मौजूद हैं। गोमती पुस्तक मेला के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर समारोह में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी उच्च शिक्षा के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार के एडवाइजर रिटायर्ड आईएएस श्री अवनीश अवस्थी जी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मिलन सुधाकर मराठे जी, लखनऊ विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मोनिका खन्ना जी, सुप्रसिद्ध लेखक, फिल्म निर्माता और इतिहासकार डॉक्टर चंद्रप्रकाश द्विवेदी जी और एनबीटी के डायरेक्टर श्री युवराज मलिक जी, आज के इस गोमती पुस्तक मेला के शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित लखनऊ के हमारे सभी साहित्य प्रेमी, विभिन्न विद्यालयों के सभी उत्साही बच्चे और उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले नेशनल बुक ट्रस्ट, लखनऊ विश्वविद्यालय और उन सभी शिक्षाविदों, साहित्यकारों, लेखकों और इस पूरी परंपरा को एक नई गति देने वाले सभी महानुभावों का गोमती पुस्तक मेले के इस चतुर्थ संस्करण के लिए हृदय से अभिनंदन करते हुए इस पूरे कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। अगले 9 दिनों तक हमें लखनऊ विश्वविद्यालय में पुस्तक मेला और इस पुस्तक मेले में आने वाले पुस्तक प्रेमियों के महाकुंभ को देखने का अवसर प्राप्त होगा। और मैं तो चाहता हूं कि इस अवसर पर लखनऊ विश्वविद्यालय में जो छात्र हैं, 20,000 छात्र हैं, 20,000 छात्र में हर छात्र कम से कम एक पुस्तक तो जरूर यहां से खरीद करके लेके जाए, कैसे भी पुस्तक हो। याद रखना, भारतीय मनीषा की जो अवधारणा है ज्ञान की, वो बहुत विराट है। हमने शब्द को ब्रह्म माना है, भारतीय मनीषा ने शब्द को ब्रह्म माना है और ब्रह्म ही सत्य है, यह भी हमने माना है। और इसीलिए यह भारतीय ऋषि कहता है कि विचार कभी मरते नहीं, ब्रह्म से उत्पन्न विचार कभी सचमुच समाप्त नहीं हो सकते। हमारा सबसे सही साथी कोई है तो वह है अच्छी पुस्तकें। और जो बोला गया यहां पर अभी, नेशनल बुक ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रोफेसर मराठे जी ने जो बातें यहां पर कही कि हमें सामूहिक रूप से पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। और मैं तो आज के युवाओं से कहूंगा कि 5 घंटे 6 घंटे स्मार्टफोन पर देने की बजाय केवल 1 घंटा रचनात्मक पुस्तक पढ़ लेंगे तो जीवन का कल्याण हो जाएगा।
भारत के वैदिक परंपरा से जुड़े हुए ऋषियों की अमर गाथा हमें वेदों, उपनिषदों में देखने को मिलती है। ऐसे ही एक ऋषि हुए ब्रह्मवेता ऋषि याज्ञवल्क्य। उनके बारे में कहा जाता है कि वह वैदेह जनक राज की सभा के रत्नों में से एक थे और ब्रह्म पर उनके विचारों से राजा जनक भी अभिभूत होते थे, उनके साथ आत्म साक्षात्कार करते थे। उन्होंने आत्मज्ञान से संबंधित अपने उस महत्वपूर्ण ज्ञान से समाज को लाभान्वित किया, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनको लगा कि अब मुझे अपने आप को ब्रह्म चिंतन में ही पूरी तरह समर्पित कर देना चाहिए। कहते हैं याज्ञवल्क्य ऋषि की दो पत्नियां थी। एक का नाम था कात्यायनी, एक का नाम था मैत्री। ये दोनों अपने समय की ब्रह्मवादिनी थी। मैत्री और गार्गी का नाम तो कौन ऐसा भारतीय होगा जिसने न सुना हो। हर भारतीय के मन में उनके प्रति आदर का भाव होता है। जब भी हम आत्म तत्व की बात करते हैं तो गार्गी और मैत्री की चर्चा जरूर होती है। कहते हैं कि उन्होंने कहा कि वे मेरे पास जो भी संपत्ति है मैं अपनी दोनों पत्नियों को दे करके और पूरी तरीके से अब इससे मुक्त होकर के ब्रह्म चिंतन के लिए अपने आप को समर्पित कर रहा हूं। उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति को दो भागों में विभाजित किया। कात्यायनी को दिया, वो खुश हो गई। मैत्रेय को दिया तो उसने ऋषि से प्रश्न किया। उसने कहा कि ऐसा क्या है कि आप ये संपत्ति हमें समर्पित करके और कौन सा ऐसा तत्व है उसको ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो ऋषि ने उसको समझाया कि संपत्ति मैं इसलिए दे रहा हूं तुम्हें कहीं मांगना ना पड़े, कुछ ना करना पड़े, तुम आराम से अपना आगे का जीवन गुजर बसर कर सको, इसलिए इसको लेकर। उसने कहा नहीं, बहुत अच्छा उनका वो आता है। मैत्रेय कहती है ये ना हम ना नृता श्याम किमहम तेन कुर्याम, यानी जिस वस्तु से मैं अमर न हो सकूं उसे लेकर के मैं क्या करूं। यानी जिस वस्तु से मैं अमर न हो सकूं उसको लेकर के मैं क्या करूं। इसका मतलब ये जो धन धान्य आप मुझे दे रहे हैं इसके मालिक तो आप हैं, आप मुझे दे रहे हैं, इसका मतलब आप इस मानते हैं कि ये शाश्वत नहीं है, ये नश्वर है, तो फिर ये मुझे क्यों सौंप रहे हैं। मैं भी उस शाश्वत तत्व को प्राप्त करने के लिए आपके साथ ही चलूंगे। और वह शाश्वत चिंतन कोई दे सकता है, हमारी पुस्तकें दे सकती हैं, पुस्तकें दे सकती हैं। और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि व्हेन सिटीजन रीड्स द कंट्री लीड्स, यानी जब लोग पढ़ते हैं तो राष्ट्र आगे बढ़ता है। पढ़ना और आगे बढ़ना यह भारत की परंपरा का हिस्सा रहा है। याद रखना, भारत ने दुनिया को विश्वविद्यालयों की एक श्रृंखला दी थी। तक्षशिला विश्वविद्यालय आज के पाकिस्तान में है और पाकिस्तान को ज्ञान से क्या लेना देना। खैर, आक्रांताओं ने उसे नष्ट भी कर दिया था। तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्ष कौन थे? ये भगवान राम के छोटे यानी जो उनके अनुज थे भरत, उनके पुत्र का नाम था तक्ष। उनके नाम पर दुनिया के पहले विश्वविद्यालय का नाम पड़ा था तक्षशिला विश्वविद्यालय।
तक्षशिला विश्वविद्यालय अपने समय का दुनिया का पहला विश्वविद्यालय, जिसमें विज्ञान की, गणित की, साहित्य की और खगोल की, ज्योतिष की, हर एक क्षेत्र की के विद्वान उसमें भरे पड़े थे। ये सभी विद्वान उसमें पैदा हुए थे। सुश्रुत वहां पैदा हुए। सुश्रुत वहीं से आयुर्वेद में सर्जरी कैसे होती है, यह सुश्रुत ने दुनिया को दिया। यह वही विश्वविद्यालय है जिसने जीवन के यानी व्याकरण कैसे होना चाहिए, पाणिनि का व्याकरण भी इसी विश्वविद्यालय से आगे बढ़ा था। और यह विश्वविद्यालय आक्रांताओं ने तोड़ डाला, समाप्त कर दिया। उस विश्वविद्यालय में एक बात सामने आती थी और जो वहां के एक एक स्नातक के मुंह में होती थी, वह कहते थे अमंत्रम अक्षरम नास्ति, कोई अक्षर ऐसा नहीं जिसमें मंत्र बनने की सामर्थ्य न हो। यह व्यक्ति पे निर्भर करता है हमने उस अक्षर को कैसे शब्द बनाया है और शब्द का संयोजन कैसे किया है। यानी योजक मिल जाए, उसका कोई अच्छा पारखी मिल जाए, उसका बेहतरीन सजो करके अच्छी कृति दे सकता है। आज के समय में हमारे सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है, वह चैलेंज इसी बात की है। हम आज के समय में उस प्रकार की कृति देने में विफल हो रहे हैं जो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इस पर लेखन, इस पर आत्ममंथन, इस पर चिंतन की प्रक्रिया को फिर से आगे बढ़ाना पड़ेगा, मजबूती से आगे बढ़ाना पड़ेगा। हमारे शिक्षण केंद्रों को, हमारे धार्मिक केंद्रों को इसका आधार बनना पड़ेगा। उसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। और मैं इस बात को कह सकता हूं, अच्छी पुस्तक हमेशा योग्य मार्गदर्शक के रूप में सदैव आपका पथ प्रदर्शक बनकर के आपके जीवन को आगे बढ़ाने में ही सहायक होगी। मौलिक कृति पर हमारा विचार होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, और उस मौलिक कृति के लिए हमारा जो भी प्रयास होगा वह हमें यशस्वी बनाएगा। हम महर्षि वाल्मीकि का स्मरण क्यों करते हैं? क्योंकि महर्षि वाल्मीकि ने एक मौलिक कृति रामायण महाकाव्य के रूप में हम सबको दे दिया। वैदिक संस्कृत ये व्याकरण निष्ठ था, थोड़ा आम जन की भाषा से अलग होकर के कठिन संस्कृत भाषा का उसमें इस्तेमाल था। लेकिन लोक भाषा में, लौकिक भाषा में व्याकरण को उस लौकिक भाषा में उन्होंने अपना महाकाव्य रामायण का रचा। महर्षि वाल्मीकि ने इतना उपयोगी हो गया, दुनिया के अंदर जितने भी भगवान राम पर साहित्य रचा गया उसकी आधारशिला कोई बनी तो महर्षि वाल्मीकि का रामायण बन गया, आदि महाकाव्य रामायण बन गया। तुलसीदास जी क्यों हमेशा के लिए अजरअमर हो गए? क्योंकि उन्होंने लौकिक भाषा, हमारी लौकिक भाषा अवधि थी, अवधि में उन्होंने रामचरितमानस रच करके लोगों को के अंदर उनके सुख में, उनके दुख में, उनके हर पक्ष में राम के चरित्र को उनके अंतर मन में इस रूप में कर दिया। आप देखते होंगे इस पितृपक्ष के साथ ही प्रारंभ हो चुके रामलीलाओं का आयोजन। अगले 2-3 महीनों तक गांव गांव में आयोजन होंगे, गांव के कलाकार इसके साथ जुड़ेंगे। सामाजिक सौहार्द का और राष्ट्रीय एकात्मता का इससे अच्छा उदाहरण और दूसरा क्या हो सकता है? यह मौलिक कृति की देन होती है। ऐसे ही मौलिक कृति जब भी कोई रचता है, लिखता है, तो न केवल कृति अमर होती है बल्कि उसके रचयिता को भी अमर कर देती है, उसको भी अमर कर देती है। और उस मौलिक कृति को हम अच्छी पुस्तकों के ही सानिध्य में आगे बढ़ा सकते हैं। मैं नेशनल बुक ट्रस्ट को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा
किन्होंने गोमती पुस्तक मेले के इस कार्यक्रम को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से एक निरंतरता प्रदान की है, लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। अभी लखनऊ में है और फिर नवंबर में गोरखपुर में ये लोग आ रहे हैं। गोरखपुर में भी 9 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। मैंने ही उनसे आग्रह किया था गोरखपुर में आने के लिए कि वहां पर भी करिए। और मैं फिर कहूंगा इन बच्चों से, स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी एक हद तक हमारे लिए सहायक हो सकती है, लेकिन सब कुछ वो नहीं है। उस पर कम समय दीजिए, 1 घंटा पर्याप्त है। अगर आप डिजिटल लाइब्रेरी के साथ जुड़ रहे हैं, किसी डिजिटल क्लास के साथ आपको जुड़ना है, वर्चुअल क्लास के साथ जुड़ना है, तो आप उसका इस्तेमाल आधा घंटा 1 घंटा कर लीजिए। बाकी आपके 4 घंटे 5 घंटे बचते हैं, उन घंटों में से 1 घंटा अच्छी पुस्तक को, अपने पाठ्यक्रम से इतर किसी अच्छी पुस्तक को अगर आप देखेंगे आपके सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा, यहां पर हजारों पुस्तकें हैं, सैकड़ों प्रकाशक आए हैं, 250 से ऊपर प्रकाशक, लाखों की संख्या में पुस्तकें मौजूद हैं। अगर लखनऊ का हर संस्थान के बच्चे यहां आ जाएं, एक बार देखें, एक एक पुस्तक भी यहां से खरीद करके लेके जाएंगे, तो वह कल्याण ही करेगी, अकल्याण नहीं करेगी। दूसरा, हमने यहां पे बच्चों को कुछ पुस्तकें दी हैं। मुझे अच्छा लगा, अभी जब मैं देख रहा था, जब मैं से यहां पर जैसे प्रवेश किया, मैंने सबसे पहले बच्चों को पुस्तकें दी, एग्जाम वॉरियर्स। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने वो पुस्तक स्वयं लिखी और इतनी व्यवहारिक है कि बच्चे अगर उस पुस्तक के एक एक बिंदु को, जो भी टॉकिंग पॉइंट उसमें है, उसका मनन कर ले, उसको अपने अंतःकरण में उतार ले, तो किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की हिचक और उसकी स्वयं की परीक्षाओं की पूरी हिचक उसके मन से दूर हो जाएगी और वह सफलता की नई राह चढ़ता हुआ दिखाई देगा। ये केवल विचार नहीं है, इस विचार को व्यवहार में उतारने का भी कार्य हमें करना होगा। कोई चुनौती आपके सामने चुनौती नहीं बनेगी। छात्रों के लिए अत्यंत उपयोगी पुस्तक, और मुझे प्रसन्नता है जब मैं यहां पर आया, आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को भी जीवन की सफलता के लिए एग्जाम वॉरियर के साथ और अन्य ऐसी पुस्तकों को यहां पर वितरण करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। और यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि इस कार्यक्रम के ठीक पहले मैंने उत्तर प्रदेश के 10-12 विभागों को मिलाकर के आज से हमने मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है। मिशन शक्ति में नारी सुरक्षा, नारी सम्मान और नारी स्वावलंबन की थीम के साथ हम इस कार्यक्रम के 5वें चरण को आगे बढ़ा रहे हैं। और कितना अच्छा संजोग है कि गोमती पुस्तक मेले का यह 4th संस्करण है और मिशन शक्ति का 5वां संस्करण का भी मैं थोड़ी देर पहले लॉन्च करके आया हूं। तो दोनों मिलकर के आगे बढ़ेंगे। तो प्रधानमंत्री जी ने सेवा पखवाड़ा के अवसर पर हम सबको एक नारा दिया कि स्वस्थ नारी सशक्त समाज, यानी नारी स्वस्थ होगी तो समाज स्वयं सशक्त हो जाएगा। समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र समर्थ होगा और समर्थ राष्ट्र ही आत्मनिर्भर और विकसित हो सकता है। विकसित भारत के लिए इस प्रक्रिया के साथ हम सबको जोड़ना पड़ेगा। मैं एक बार फिर से इस पुस्तक मेले के लिए नेशनल बुक ट्रस्ट और उनके सभी सहयोगियों को हृदय से बधाई देता हूं और विश्वास करता हूं कि आपका यह प्रयास समाज को एक नई गति देने में निर्णायक भूमिका का निर्वहन करेगा। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद।